नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। क्या जाति सूचक बात करना कितना असंवैधानिक या कितना संवैधानिक, दोनों तरह से पूछ सकते हैं। अवधेश प्रसाद सांसद को जल्दी मरने की कामना करता भाजपा का बाबा। और तीसरा, किसान सम्मान या किसानों का मखौल। इन तीनों विषयों पे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। और अगर आप हर महीने का एक फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात, क्या जाति सूचक बात करना संवैधानिक है या असंवैधानिक? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जनता दल यू के एक सांसद हैं, एनडीए के, मतलब बिहार में, देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर साहब ब्राह्मण हैं, मतलब सनातन धर्म के सबसे ऊपर वाली श्रेणी से आते हैं, सीतामढ़ी से सांसद हुए हैं। उनका एक बयान आया है, बयान लंबा है, आप गूगल करके पूरा बयान भी सुन सकते हैं। मैं आपको केवल एक छोटा बयान इसलिए सुनवा दे रहा हूं कि जरा सुन लीजिए कि ये जो ठाकुर साहब हैं, देवेश चंद्र ठाकुर साहब, ये क्या क्या रहे हैं। बेचारे मुस्लिम समाज के थे, बेचारे का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया, आरोही कस्टमर से, नीचे उसका दुकान होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। हमने कहा ये भी वोट हुआ, उसने निश्चित रूप से अपने लालटेन को भी वोट दिया होगा। जी सर, लालटेन को। ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा। अब इनका कहना यह है कि ये यादवों और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, और यादवों और मुसलमानों का जो मतलब अपराध है वो ये है कि उन्होंने वोट जनता दल यू को नहीं, उन्होंने वोट मोदी जी को नहीं दिया। ये अपराध है, जैसा सांसद महोदय बार बार उसमें कह रहे हैं। पहली चीज है कि ये तो मतलब संविधान के पुजारी और क्या, डेमोक्रेसी का टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं कि लोकसभा तो भाई उसका लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो संविधान जिसका सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा जा रहा है जो शपथ लेगा भारत के संविधान की, और शपथ ये भी लेता है कि कोई पक्षपातपूर्ण या कुछ इस तरह का रवैया नहीं करेगा। और वो अभी शपथ तो नहीं लिया है, लेकिन अभी वो सार्वजनिक रूप से क्या कह रहा है, किसको टारगेट कर रहा है, ये सबके सामने आ गया है। एक और चीज देवेश चंद्र ठाकुर साहब के बारे में बता दें, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ये, मतलब जो सो कॉल्ड सामाजिक रूप से जिसको डिग्री बोल दे जाते हैं, अच्छा स्कूल बोल जाते हैं, वहां से पढ़े लिखे हैं। ये सेंट जेवियर से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर ये नासिक सैनिक स्कूल के भी हैं। मतलब मुझे तो अफसोस होता है, सैनिक स्कूल से के बैकग्राउंड वाला ये व्यक्ति है। ये लॉ पढ़े हैं, फर्गूसन से पढ़े हैं, पूना से लॉ किए हैं, और एक किसी शिपिंग कंपनी के में ये निदेशक डायरेक्टर भी रहे हैं। और एक और चीज ये है कि ये कांग्रेस के थ्रू इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। इन्होंने स्नातक जो कंस्टिट्यूंसी होती है उसके द्वारा ये विधान परिषद में चुन के आए, विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे। मतलब मैं सिर्फ ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये रिस्पॉन्सिबल आदमी है। विधान परिषद का जो अध्यक्ष रहा है वो अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बयान जब आप पूरा सुनेंगे, एक बार कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। इन्होंने पूरे होशोहवास में जानते समझते हुए ये बयान जानबूझकर दिया है। मैं पहले इस पे आऊं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं थोड़ा एक दो चीजें आपको और बता दूं।
जनता दल यू जिसके ये सांसद हैं और जहां पे ये बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं कि किसी यादव का और किसी मुसलमान का काम नहीं करेंगे, उस जनता दल यू में 2 यादव और सांसद हैं। गिरधारी लाल यादव हैं बांका से और दिनेश चंद यादव हैं मधेपुरा से। ये बात मैं इसलिए भी बता दे रहा हूं कि इनके अपने 12 लोगों का दल है, उसमें 2 ये हैं। फिर जिस मोदी जी के लिए बड़े परेशान है कि मोदी जी को वोट नहीं दिया यादवों और मुसलमानों ने, और मोदी जी की पार्टी जो बीजेपी बिहार में है उसमें भी 2 यादव सांसद हैं, अशोक कुमार यादव और नित्यानंद राय। ये बात पप्पू यादव तो इनके साथ नहीं है, लेकिन इसलिए मैं पप्पू यादव का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये तो अपने सहयोगी हैं। अरे देवेश बाबू, आपको आपका जो सनातनी मानसिकता है उसमें आपको बुरा लगता होगा कि भाई आज आपको सबके साथ बराबर कहीं खड़े होकर खाना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनसे हंसी मजाक करना पड़ता है। वो ठीक है, वो आपका कष्ट समझ में आता है। लेकिन जो आप बयान दे रहे हैं ना, जब आप ये कह रहे हैं कि किसी यादव का नहीं, किसी मुसलमान का नहीं, तो जो आपके जनता दल यू में 2 यादव जीते हैं, जो आपके भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी की पार्टी है उसमें 2 सांसद जीते हैं, आप उनका काहे पत्ता कटवा दे रहे हैं? एक मतलब अगर जो गलती से भी होगा तो लोग कहेंगे गलती से आ गए हैं इस आदमी की, इस पार्टी को तो वोट मत दो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बयान पे क्या जनता दल यू या एनडीए की तरफ से कोई बयान आया, किसी ने कहा कि भाई ये बिल्कुल गलत है और इस बात को उनको खेद प्रकट करना चाहिए? क्या इस तरह की बात आई? क्या ये व्यक्ति जब संसद में जाएगा तो ये निष्पक्ष रहेगा? क्या ऐसे व्यक्ति को संसद में बैठे देना रहना चाहिए? क्या इस व्यक्ति का इतना जो एक्शन है ही वही इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करता है सांसद बनने के लिए? ये सांसद बनेंगे कैसे? क्योंकि ये अच्छा, इनको क्या है, मोदी जी की प्रशंसा करनी है। तो मोदी जी की प्रशंसा करनी है, मेरे हिसाब से मोदी जी को इनसे एक ही काम करना चाहिए कि अनक्वालिफाइड माफी मांगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो इस मानसिकता के साथ अगर जा रहा है तो वो हमारे जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद है उसकी क्या दुर्गत करने वाला है, ये इसका एक नमूना दिखा जा सकता है। अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं। अवधेश प्रसाद जी जो फैजाबाद से सांसद चुने गए हैं, जो भाई बीजेपी के ने जिसमें हजारों करोड़ों रुपया बीजेपी ने वहां बहाया, उस मतलब मंदिर अलग से बनवाया इवेंट करने के लिए, तो मालूम नहीं कितना पैसा बहाया, कितना पैसा कमाया, क्योंकि बहुत से लोग वहां जमीन का धंधा लेन देन जो कर रहे थे वो भी सबके सामने आ गया था। वहां के एक बाबा, मतलब फैजाबाद के एक बाबा, जो अभी तक तो आपने देखा था कि आईटी सेल के लोग बिल्कुल पागल हो गए थे, क्या क्या गाली नहीं दे रहे थे अयोध्या वासियों को और फैजाबाद के लोगों को। अवधेश प्रसाद जी पासी समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, और उन्होंने इस जनरल सीट पे बीजेपी के कैंडिडेट को पटकनी दे दी है। और ऐसे छोटे मोटे नहीं, बाबू साहब भाई, बाबू साहब मतलब राजपूत कैंडिडेट, 2 बार के, बिल्कुल रामचंद्र जी के ही भाई राजपूत हैं, तो उसी कुल के कहीं रघुकुल के कोई, उनको ऐसी पटकनी दी कि रामलला का आशीर्वाद इनके साथ रहा और ये अब सांसद बन के चले गए। ये बात वहां के जो उच्च कुल के सनातनी और उच्च कुलीन लोग हैं उनको ये पच नहीं पा रही है। तो उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बुजुर्ग हैं वो कि 1 ही 2 महीने के मेहमान हैं। तो एक तो विधायक थे, वो सीट जो छोड़े हैं वो भाजपा जीत लेगी चुनाव होगा तो, और 1-2 महीने के बाद में जैसे ही ये मरेंगे अवधेश प्रसाद, फिर जब चुनाव होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी लगभग 5 लाख वोटों से यहां जीतेगी। अब जरा मुझे ये बताइए, ये जो व्यक्ति हैं ये अपने को कह रहे हैं परमहंस आचार्य तपस्वी छावनी के, और ये पूरे उसमें जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें पूरे उसमें ये बात वही कर रहे हैं ना कि बीजेपी जीतेगी, 5 लाख वोट से जीतेगी, अगली बार जीतेगी, और ये बार बार बता रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जी अब बिल्कुल वो तो मर जाएंगे 1-2 महीने में। क्यों मर जाएंगे? तो इनका कहना है कि 78 साल उम्र हो गई, उनकी उम्र ज्यादा होगा इसलिए मर जाएंगे। तो मैं जरा 1-2 जो मैं जानकारी के लिए बता दूं सिर्फ ये बात, ये जो
संसद चुन के बनी है 18वीं संसद, ये अभी तक हिंदुस्तान की सबसे वृद्ध संसद है। वृद्ध मतलब इसकी एवरेज एज 56 साल है, 56 ईयर्स। इससे पहले जो सबसे बुढ़ी वृद्ध संसद थी वो 1999 में अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब आई थी 55.5 साल की। और हिंदुस्तान की जो सबसे यंग युवा एवरेज एज के हिसाब से संसद सदस्य आए हैं वो 52 में, नेहरू जी के जमाने में तब एवरेज एज थी 46.5। तो अब ये एक वृद्ध संसद आई है। उसमें भी एक दो चीजें और इसलिए बता दूं कि ये जो बाबा जी कह रहे हैं तो केवल अगर वो एज की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि काफी लोग नहीं रहेंगे। टीएमसी के जो टी.आर. बालू साहब हैं वो कुछ 82-84 साल की उम्र में 7वीं बार सांसद बन रहे हैं। मैं एक और आपको डेटा दे दूं, 76 साल से उम्र के ज्यादा के 11 सांसद हैं और 65 से 75 साल की उम्र के 94 सांसद हैं, जिसमें हमारे मोदी जी भी आते हैं। तो क्या 78 साल की उम्र मतलब 75 के बाद सब बोनस है? 78 साल की उम्र जैसा ये बाबा जी कह रहे हैं कि बस 1-2 महीने में चले जाएंगे, तो क्या कुछ लोगों की उम्र अब 1 साल 2 साल रह गई? क्योंकि कोई किसी के मरने की भविष्यवाणी नहीं, इस तरह का उसके मन में विचारों की तो मर जाएंगे और कैसे होंगे। ये मुझे लगता है ये बीजेपी की टोटल जो मानसिकता है ये उसका द्योतक है, सूचक है कि अब ऊट पटांगे बोलो, आईटी सेल तो बोल ही रहा है, लेकिन साथ में अब आप ये गाली देना शुरू करोगे, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। क्या साधु ऐसी भाषा बोलते हैं? आपने कहीं सुना है? आपने कभी देखा है? क्या साधु ये कहता है कि भाजपा यहां 5 लाख वोट से जीत जाएगी? ये सारे लोग बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कभी साधु के वेश में, कभी जज के वेश में, कभी ईडी के वेश में हमारे और आपके सामने दिखाई देते हैं, और ये बिल्कुल ठीक से भाजपा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं। एक चीज मैं और बता दूं, ये बाबा जी को भी और बीजेपी के उन सारे लोगों को भी जो इसमें बड़ी ताली बजा रहे हैं उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए ये अवधेश प्रसाद जी के मरने की बात कर रहे हैं। राम न्याय के प्रतीक है। आपने अति कर दी थी तो रामचंद्र जी का न्याय हुआ है और बीजेपी को यहां ठीक से हराया है। आप इस तरह की बातें करोगे कि फलाना मर जाएगा फलाना मर जाएगा, तो आपके साथ जो होगा वो होगा ही, लेकिन मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन होने जा रहा है। कहीं वहां की जनता जिस भाजपा के लिए आप कह रहे हैं ना 5 लाख वोट से जीतेंगे 5 लाख वोट से जीतेंगे, कहीं वहां की जनता जमानत न जब्त करवा दे। ये ध्यान रखिएगा बाबा जी, और ये ध्यान रखिएगा बीजेपी के वो सारे लोग जिनके सरपरस्ती में ये सब इस तरह के वक्तव्य दिलवाए जाते हैं। मतलब स्तर का एक स्तर होता है, लेकिन किसी भी एक सीनियर पॉलिटिशियन के लिए जिसको मैं बार बार इसको मैंने कई बार किया है कि उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि उसको फैजाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी से एक दलित समुदाय का व्यक्ति रिप्रेजेंट करने जा रहा है। उसके लिए इस तरह की अगर आप भावना रख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि राम का न्याय अगर कहीं होगा तो वो आपकी पार्टी दोनों के लिए बहुत कष्टकारी होगा। अब तीसरी बात कर लेते हैं। किसानों का को एक सम्मान है, वो किसानों का सम्मान है या किसानों का माखौल है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मोदी जी बनारस आए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस और खूब प्रचारित किया जा रहा है, खूब बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है कि मोदी जी आज किसान सम्मान निधि बांटेंगे। 20,000 करोड़ की निधि कुल बांटेंगे। आज 17वीं निधि है, पूरा डिटेल बताया गया है। आज 9 करोड़ 26 लाख मुसलमानों को ये पैसा बांटा जाएगा। 9 करोड़ 26 लाख लोगों को वो डायरेक्ट मतलब सीधे अकाउंट में जाएगा। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं 2019 में मोदी जी ने ये सब शुरू किया था। 6,000 रुपए सालाना किसानों को दिया जाता है, और कुछ वैसे किसानों को जिनके जो छोटे किसान हैं, और वो 3 किश्तों में दिया जाता है। 2-2 हजार की 3 किश्तें। एक ध्यान रख लीजिएगा कि हवाई जहाज का जो आखिरी टिकट खरीदा था तो क्या 2,000 से कम का खरीदा था? ये याद रख लीजिएगा। जब आखिरी बार रेस्टोरेंट गए थे तो क्या बिल 2,000 से कम आया था? ये याद रख लीजिएगा।
वो सम्मान बोला जा रहा है किसान को। 4 महीने में एक बार इंस्टॉलमेंट आता है। अब तक ये बताया जा रहा है कि अब तक 3,04,000 करोड़ पिछले 5.5 वर्षों में मोदी जी ने करीब 11 करोड़ किसानों को दिए। बहुत अच्छी बात है। मोदी जी, आपने 12 लाख करोड़ से ज्यादा जो इस देश के बिजनेसमैन का जो कर्जा था, जो बैंक से माफ करवा दिया, 0 कर्जा वापस ही नहीं करना है, उनके नाम भी तो बता दीजिए। 11 करोड़ के नाम तो बताना मुश्किल है, लेकिन उन 15-20 लोगों के नाम, 50 लोगों के मैक्सिमम लोग कहते हैं कि 50 ज्यादा, कुछ लोग तो कहते हैं 15-20 ही हैं, उनके नाम तो बता दीजिए कि जिनके कर्जा आपने माफ किया है, और वो कौन सी सम्मान और असम्मान और कौन सी निधि थी, उसको क्या कहा जाएगा, जरा ये भी जनता जानना चाहे, देश जानना चाहेगा। एक और चीज, जब किसानों की बात बार बार आप कर रहे हैं, किसान सम्मान, तो हम सब लोग थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो 700 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए थे, उनका क्या पैसा कॉम्पनसेशन आपने दे दिया? उनको क्या यथोचित सम्मान आपने दे दिया? क्योंकि ये भी तो आवश्यक है। वो किसान जिन्होंने शहादत दी थी उस किसान आंदोलन के दौरान, वो कोई अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो हमारे और आपके लिए इस देश में आंदोलन कर रहे थे। वो तमाम ऐसे किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे जिनको इस देश में एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं एक और चीज पूछ लूंगा, क्योंकि जब ये बात उठी है किसान सम्मान की, क्या आपने कंगना रनौत जी जो आपकी नई सांसद आई हैं उनसे कहा कि ये जो तुम्हारा रिमार्क था एक बूढ़ी महिला के लिए कि 100 रुपया लेके देके या बिरयानी खाने के चक्कर में ये किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करती हैं, और किसानों को जब उन्होंने खालिस्तानी और मालूम नहीं देशद्रोही क्या क्या कहा था, आपने उनसे कहा कि भाई इस पे जरा माफी मांग लो, ये ठीक नहीं है? ये भी सुनने की और समझने की चीज है। मैं एक चीज और बता दूं, जब आज बनारस में आप ये काम कर रहे हैं ना, तो शंभू बॉर्डर पे फिर से पिछले 4-5 महीने से जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं, वो इतनी धूप और पानी में, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, उसमें भी उनकी कुछ मांगे हैं। जरा वहां पे भी चले जाइए ना, पूछ लीजिए क्या कष्ट है और वो क्या मांग रहे हैं। वो एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस? क्योंकि आपको क्या ये लगता है कि ये पिछली बार तो नहीं हो पाया था, इस बार अडानी जी को दिया हुआ वादा कि भाई तुम्हारे साइलोज, तुम्हें मोनोपोली, ये जो सारा प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उस पर मोनोपोली हम तुम्हें देंगे, ये वादा इस बार पूरा हो पाएगा? मुझे लगता है कि जिस तरह का मैंडेट आपको मिला है और जिस तरह की लोकसभा में आपके 240 ही सदस्य रह गए हैं, अब अडानी जी को इस तरह के तोहफे देना इतना आसान नहीं रहेगा। तो थोड़ा किसानों पे रहम कीजिए, बुलाइए, बिठाइए और एमएसपी को जल्द से जल्द लागू करने का काम कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।